हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर पार्ट ई जिसका नाम अल्कोहल है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो के अंदर जो बाकी के जितने टॉपिक्स हैं वो मैं सारे डिस्कस कर दूंगा और फाइनली ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने स्टार्ट करना बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। देखिए, ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी डिटेल में समझा दी थी। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। देखिए, सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है वो है द कंबशन या फिर बर्निंग। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है, देखिए क्या है मेरे पास, मान लीजिए अल्कोहल है, उस अल्कोहल को मैं मान लेते हैं बर्न करता हूं, उसको जलाता हूं। तो जलाने से क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर वेपर मतलब H2O मिलता है और इसके साथ काफी अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे डेल्टा का निशान लगाते हैं। तो अगर मैं इसको एक रिएक्शन के टर्म में आपको समझाना चाहूं तो मैं इथेनॉल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे C2H5OH है, ये मेरे पास इथेनॉल है। इसके साथ मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको जलाना है। जैसे आप जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपने एक ट्रायंगल लगाना है जो ये बताता है कि ये लॉट ऑफ हीट जो है वो जनरेट भी करता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसको डबल कर दिया। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारे पास 2, इसको मल्टीपल करने के लिए एक काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है ना मेरे पास। तो एक यहाँ पे 2 2 4 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम किसी अल्कोहल को जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ये जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में शॉर्ट नोट्स होते हैं। ये वो नोट्स होते हैं जिनको देखकर आप एकदम से आइडेंटिफाई और समझ जाओगे कि एक्चुअलिटी में इसमें क्या होता है। क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए, अब हमें बात करनी है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है तो इसकी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मुझे इसको एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अब वो नेसेंट ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए चाहिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो हम यूज करते हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है, या हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम मैंगनेट, MANGANAT। तो हम ये ऑक्सीजन कहां से लेते हैं या कौन प्रोवाइड करता है, या तो ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास बेटा कुछ स्टेजेस होती हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर मेरे पास एक अल्कोहल है और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो जैसे आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहले तो यार देखो, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन करते हो या तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर एल्डिहाइड का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे किया जाता है तो हमारे पास बनता है एसिड। इस चीज को दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास मिथेनॉल है CH3OH, तो ये मेरे पास मिथेनॉल हो गया। अब मिथेनॉल को हमने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है तो उसके लिए हमने K2Cr2O7 का इस्तेमाल किया है, ठीक है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने इस्तेमाल किया है। तो जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आपके पास बनता है HCHO जो कि हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं या हमें मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेसिकली क्या है ये बेटा, मेरे पास एक एल्डिहाइड है यहाँ पे और साथ में बनता है बेटा पानी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी फर्दर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड, मतलब एसिड बन जाएगा। तो HCOOH आपका यहां पर तैयार हो जाता है। तो ये मेरी सबसे पहले रिएक्शन होगी। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये मेरा इथाइल अल्कोहल है। वही सेम प्रोसीजर आप बनाएंगे, ये मैंने इसको नेसेंट ऑक्सीजन दी, फिर से वही बेटा K2Cr2O7, ये मैंने उसका
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, और जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहां बन जाएगा बेटा इथेनॉल, जिसको एसिटाल्डिहाइड भी हम बोलते हैं, दैट इज CH3CHO। तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, एसिटल एसिटाल्डिहाइड, राइट, एल्डिहाइड मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। या तो इसी को इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रिपेयर हो गया, साथ में पानी तो बनेगा ही बनेगा आपके पास। अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वही सेम K2Cr2O7 अगर मैं कर देता हूं, तो ये आपका एसिटिक एसिड या जिसको इथेनोइक एसिड हम कहते हैं वो प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज CH3COOH। तो ये बन गया। तो इसको मैं लिख देता हूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कह देता हूं, या मैं इसको इथेनोइक एसिड भी यहां पे कह सकता हूं। तो क्या कह सकता हूं, इथेनोइक एसिड भी हम कह सकते हैं। तो बड़ा आपने बस एक प्रोसीजर याद रखना है कि अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो पहली बात तो किसकी प्रेजेंस में करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखो। हमें यहाँ पे बात करनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की या पोटेशियम मैंगनेट की, और इनकी प्रेजेंस में ये करते क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अल्कोहल पहले तो बनता है एल्डिहाइड, अगर आप उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वो आपका एसिड में बन जाता है। तो ये दो सिंपल से एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा नोट है जो आपको समझना पड़ेगा बेटा, कि अगर मेरे पास कोई भी वाइन या कोई भी बियर अगर वो खुली रह जाती है और आफ्टर सम डेज अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो एक्चुअली में एसिड, वो एसिडिक नेचर का आपका हो जाता है। ठीक है, और जो भी उसके अंदर एसिड बनेगा तो बेसिकली एसिटिक एसिड, अगर वैसे ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमारे अल्कोहल्स के अंदर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आफ्टर कुछ दिनों के बाद अगर उसका ढक्कन ओपन रह गया और आप उसको आगे चेक करोगे तो वो एसिटिक एसिड या विनेगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब विनेगर जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है, तो एक सिरके वाला टेस्ट उसका आ जाता है, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे बेटा एक्शन ऑफ सोडियम। देखिए जब हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपकी कंडीशंस क्या है। तो एट रूम टेम्परेचर जो हाइड्रोजन है वो आपका इवॉल्व होता है। जो एफरवेसेंस होता है ना हाइड्रोजन का, वो एफरवेसेंस से हमें पता लग जाता है एक्चुअली कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, वो एज ए टेस्ट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें रिएक्शन बताते हैं, जैसे CH3, ठीक है, OH, ये बन गया आपका मिथेनॉल। और अगर हमने यहाँ पे सोडियम से मान लीजिए इसको रिएक्ट करवा दिया, जैसे रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा CH3ONA। इसको सोडियम ठीक है मिथॉक्साइड का नाम देते हैं, मिथॉक्साइड का हम यहाँ पे नाम देते हैं। साथ में आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका लिबरेट होता है। ठीक है, बैलेंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेटा इसको कर सकते हैं। फर्दर अगर मान लीजिए कि मेरे पास इथेनॉल है, जैसे कि C2H5OH अगर आपके पास है और उसको आप सोडियम से रिएक्ट कराते हो, तो आपके पास जैसे सोडियम मिथॉक्साइड बना है वैसे आपका इथॉक्साइड बन जाएगा। मतलब ये कि C2H5ONA आपने बस एक्स्ट्रा लगाना है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, इसको इथॉक्साइड कहा जाता है। ऑब्वियस है हाइड्रोजन बनेगा और उसकी लिबरेशन भी होगी। बात रही इसके बैलेंस करने की, 2 यहाँ आएगा बेटा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और इस तरह से आपका ये प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बट स्टिल आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो करना क्या है, सिर्फ इस हाइड्रोजन को आपने हटाना है और इसकी जगह पे आपने अपना Na लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे करना है। डन हो गया एक्शन ऑफ, आपको सोडियम समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर हम एसिटिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तब यहां पर क्या होता है। तो एक बात आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आप इसको एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें एक फ्रूटी लाइक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपका एस्टर जो है वहां पे फॉर्मेशन होती है और इस पूरे प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक बार क्लैरिटी हो जाए कि हमने करना क्या है। पहले तो CH3OH ये हमारा मिथेनॉल हो गया, एंड एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये हमारे पास हो गया। इसके अंदर आपको चाहिए
दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपको चाहिए है। फिर आपके पास बनता है बेटा यहाँ पे एसीटेट, मतलब एस्टर आपका तैयार होगा, तो CH3COCH3 COOCH3, ठीक है। तो ये होता है मिथाइल एसीटेट, इसको कहते हैं हम मिथाइल एसीटेट आपका बनता है। साथ में बेटा पानी बनेगा, दैट इज H2O, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, दैट इज C2H5OH आपका इस्तेमाल किया, CH3COOH आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड आपका H2SO4 आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे बनेगा दैट इज इथाइल एसीटेट, दैट इज C2H5COO नहीं CH3, मैं कंप्लीट करता हूं, CH3COOC2H5, ठीक है। और ये आपका बन गया बेटा यहाँ पे इथाइल एसीटेट, तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। साथ में आपका जो पानी है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको इन जनरल में समझा देता हूं। होता ये है कि यहां से आपका ये देखिए, ये H यहां से निकला OH, दोनों मिलके बन गए H2O। अब जो बच गया उनको आपस में जोड़ दो, एक्चुअलिटी में ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एक फ्रूटी लाइक स्ट्रक्चर आपको, फ्रूटी लाइक स्मेल आपको मतलब जो है वो फ्रेग्रेंस आपको मिलती है, ठीक है। दैट इज फ्रूटी स्मेल आपको यहाँ मिलती है, और उस स्मेल से आपको समझ में आ जाती है कि भाई एस्टर जो है वो आपका प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपने करना था। तो याद आ गया, अगर एसिटिक एसिड होगा तो याद रखें हाई टेम्परेचर आपका होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, और एसिटिक एसिड से आप रिएक्ट कराएंगे तो एक फ्रूटी लाइक स्मेल बाहर आती है, जिसका मतलब होता है कि हमारा एसीटेट जो है वो यहाँ पर, या एस्टर जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। और इस पूरे प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सुखाना, हम बेसिकली उसमें से पानी की मात्रा को निकाल देना। देखिए अब एक सिंपल सी बात है, अगर अच्छा इसके अंदर भी बहुत सारे 2-3 केस है जो आपको समझने होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको हीट अप कर रहा हूं, ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में इथीन जो है वो आपका यहाँ पे प्रिपेयर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर 170 की जगह पे 140 मतलब 140 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, तो उस कंडीशन में आपके पास फिर से ईथर बनता है यहाँ पर। और वो कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए इसकी डिहाइड्रेशन करना चाहते हो बट सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करिए, बट टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा 350 डिग्री सेल्सियस तक, और तब जाके आपके पास आपको इथीन मिल जाएगा। सो पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि इथाइल अल्कोहल में से अगर पानी को निकाल दिया जाए तो इथीन तैयार होता है। तो यही हमने बात को समझना है। यहां पर जो शॉर्ट नोट बनेगा कि अगर मेरे पास दैट इज इथाइल अल्कोहल है, तो हमने इसमें से क्या निकाल देना है, इसमें से पानी निकाल देना है। जैसे पानी निकाल दोगे तो इथीन जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब पानी को निकालने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सबसे बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है, और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, C2H5OH ये मेरा इथेनॉल है, और इसको हमने 170 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बस ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो पानी है वो निकल जाएगा, और हमें मिलता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमें मिलता है हमारा इथीन। तो बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेकंड मेथड क्या है आपका, C2H5OH है, आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है, बट अब इसका टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए 350 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसे आप इसको बढ़ाते हो तो फिर से आपको आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा, और आपका जो पानी है वो आपका लिबरेट हो जाएगा। सो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कम हो गया, देखो टेम्परेचर का कितना बड़ा रोल होता है, मैं वही आपको बस यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यहाँ पे लिया हुआ है, बट अब टेम्परेचर मैंने 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे करूंगा तो आपका ईथर तैयार होगा, जिसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। तो करना क्या है आपने, C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर C2H5 आपने लिखना है, इसलिए इसको डाई इथाइल ईथर हम यहाँ पे कहते हैं, और सामने पानी आपका जनरेट होता है। अच्छा अगर आप चाहे तो मिथेनॉल के साथ भी कर सकते हैं, CH3OH,
और वही चीज कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस का रखना, तो आपके पास डाई मिथाइल ईथर तैयार हो जाएगा, मतलब CH3OCH3 प्लस आपके पास H2O बनेगा। इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर या। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी कि कैसे और कब और कितने टेम्परेचर में अगर हम उसको डिहाइड्रेट करना चाहें तो देखो कि ऐसे प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हमें बेसिकली तो चाहिए होता है इथीन ही चाहिए होता है, बट अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ईथर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब आपको मैं आगे जो नेक्स्ट और आखिरी जो रिएक्शन है उसकी तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। देखिए अगर आपके पास कोई भी इथेनॉल है, तो अगर आप फॉस्फोरस हैलाइड में बेसिकली तो फॉस्फोरस क्लोराइड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उससे रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्लोरोएल्केन जो है वो प्रोड्यूस होगा, पर साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी आपका बनता है। तो मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी अल्कोहल मैं यहां ले लेता हूं, उस अल्कोहल को मैंने रिएक्ट करवा देना है PCl3 के साथ, जो कि फॉस्फोरस क्लोराइड है आपका। जैसे आप रिएक्ट करवाते हो तो एज ए प्रोडक्ट आपको मिलता है क्लोरोएल्केन, ठीक है, दैट इज क्लोरो एल्केन जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा। साथ में फोस्फोरिक एसिड जो है, फोस्फोरिक नहीं फोस्फोरस, सॉरी, फोस्फोरस जो एसिड है वो आपका यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर होता है। तो रिएक्शन के साथ बताता हूँ, जैसे बेटा CH3OH है, ठीक है, आपने इसको रिएक्ट कर दिया PCl3 के साथ, एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा CH3Cl, जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ में बनेगा H3PO4 नहीं PO3 आपका बनेगा, तभी मैंने कहा फोस्फोरस एसिड है ये आपका। बैलेंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये 3 है आपके पास और यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा और रिएक्शन मेरी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए इथेनॉल के साथ हम करते हैं, दैट इज C2H5OH की बात हम करते हैं और उसको मैंने PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया है, तो ऑब्वियस C2H5 पहले आप अपना पूरा लिख लीजिए, साथ में Cl लगा दीजिए, तो आपके पास क्लोरोइथेन तैयार हो जाएगा। दिस इज क्लोरोइथेन, तो ये क्लोरोइथेन है, प्लस H3PO3, ये तो आपका जनरेट होगा ही होगा। बैलेंस करने के लिए इसको मैं 3 कर दूंगा और इसको भी मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। ये क्या है, क्लोरोमीथेन है आपका पास, ठीक है, दैट इज क्लोरोमीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन है बेटा आपके पास, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने अपने ये जो रिएक्शंस हैं ये आपने लिखने हैं। क्या आपको ये आने चाहिए? 100% आने चाहिए। मैं आपको बस एक सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर आपको ये पता हो कि एक्चुअलिटी में किसको रिएक्टर के क्या मिल रहा है, तो रिएक्शन इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बैलेंस तो आप कर ही लेते हो और आराम से आप ये सब कर सकते हो। आई होप ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इथाइल अल्कोहल की। कई सारे यूजेस में से देखिए आपको कई सारे यूज दिए हुए हैं। पहला क्या है, इट इज यूज एज ए गुड सॉल्वेंट फॉर जेम्स एंड रेजिन्स। अगर हम बात करें थर्मोमीटर के अंदर, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एज ए प्रिजर्वेटिव, जो कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये याद रखना है कि उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता है। इसके अलावा कई सारे केमिकल जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, एसिटिक एसिड, आपके सामने मैंने खुद तो प्रिपेयर किया है सब। तो इनको बनाने के लिए भी हम अपना ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जैसे विस्की, बियर या वाइन्स, उनको प्रिपेयर करने के लिए भी इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। जैसे बियर्स के अंदर तो खासतौर पे 4% इथेनॉल होता है, वाइन के अंदर 11% होता है, और जो हमारे पास रम, ब्रांडी या विस्की है उसमें 40% या उससे ज्यादा हम अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एज ए पावर अल्कोहल जो है उसको एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली अब हमें डिफरेंट कमर्शियल फॉर्म ऑफ इथेनॉल्स के बारे में स्टडी करना है। देखिए जब हम इसको डिस्टिल करते हैं तो 95% प्योर होता है हमारा इथेनॉल, मतलब इसमें 5% पानी होता है और 95% इथेनॉल होता है। लेकिन अगर आप स्टिल चाहते हो कि मैं इसको पानी मुक्त, मतलब वाटर बिल्कुल ही खत्म करना चाहता हूँ, 100% प्योर अल्कोहल बनाना चाहता हूँ, तो एक ही तरीका है, इसके अंदर आप बेंजीन जो है वो इसके साथ मिलाकर फिर इसकी डिस्टिलेशन करें। जब आप बेंजीन के साथ इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो बेंजीन और पानी जो है
ठीक है, एज अ मिक्सचर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी की कोई भी मात्रा नहीं होगी, वो वाला अल्कोहल हमें मिल जाएगा जो कि 100% आपका इथेनॉल ही होगा, उसमें पानी मतलब ना मात्र बराबर है आपकी। ठीक है, तो क्या करना है आपने, अल्कोहल जो होगा मॉइस्ट अल्कोहल मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने बेंजीन डालना है जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, डालकर उसके बाद उसकी डिस्टिल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका पानी और बेंजीन निकल जाएगा और रह जाएगा सिर्फ एनहाइड्रस अल्कोहल। तो ये बात आपने याद रखनी है, इससे आपको समझ में आएगी कि क्या करना है आपने। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट की। देखिए वैसे तो यार देखो ड्रिंकिंग बेवरेजेस के अंदर इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसी इथाइल अल्कोहल को हम ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अंदर। अब वो इथाइल अल्कोहल कोई पी ना सके इसलिए उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस डाला जाता है, जैसे कि हमारे पास पिरिडिन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया या कॉपर सल्फेट जो हो गया, इनको अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो पॉइजनस आपका नेचर का हो जाता है और कोई उसको पीता नहीं है। सो बेसिकली अगर आपसे पूछता कि मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, तो है तो वो इथाइल अल्कोहल, लेकिन उसमें 5% मिथाइल अल्कोहल होता है, कलर डाई होती है और उसमें कुछ पिरिडिन को मिलाया जाता है ताकि वो पॉइजनस नेचर का हो जाए, कोई भी उसको डायरेक्टली ड्रिंक जो है वो ना करे। इसके अलावा ये है स्पूरियस अल्कोहल। ये स्पूरियस अल्कोहल ये क्या चीज होती है पता आपको पता है? वैसे तो अल्कोहल जो है वो प्रॉपर डिस्टिलेशन से हमें मिलती होती है। कई लोग जो है अवैध तरीके से शराब को बनाते हैं, मतलब अपने घर में ही मतलब अपने ही तरीके से डिस्टिलेशन करके और जो है उसमें से जो शराब है वो खुद बनाते हैं, अपने घर में ही बना लेते हैं। वो प्रॉपर डिस्टिलेशन से नहीं बनाई जाती, और क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टिलेशन से नहीं बनती, वो क्या होती है, इम्प्योर होती है। और वो इम्प्योर होने की वजह से अगर कोई ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान है उस पर्टिकुलर अल्कोहल का। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास स्पूरियस अल्कोहल। लेकिन हम चाहें तो इसका इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं अच्छे पर्पस में, जैसे कि हम उसका वार्निशेस की तरह यूज कर सकते हैं या पेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इसके साथ हमारा ये पूरा पार्ट जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने बाकी के जितने टॉपिक्स रह गए थे वो सब यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने रिएक्शंस को याद रखना है और कैसे उसको मतलब लिखना है, राइट। एंड बाकी जो डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ अल्कोहल है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।